रसायन जो हम लोग का है क्लास 12 का, क्लास 12वां का रसायन में हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, जो अध्याय हमारा 5वां होगा, 5वां नंबर अध्याय, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो पहले जो इसमें एक शब्द आ रहा है पृष्ठ या अंतरापृष्ठ, उसे किसको कहते हैं? जब दो माध्यम मिलेगा, जैसे कि हम लोग सामान्य एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे कि जल है, जल के ऊपर में जो माध्यम होता है, जल के ऊपर में हवा होता है, तो जल के सतह के ऊपर में हवा है, तो इन दोनों को स्थूल माध्यम कहेंगे। जल और हवा जो हो गया ये स्थूल माध्यम हो गया। और जल और हवा का जहाँ पर कि तुमको मेल होता है जिस छोटे से अणु पर, तो वहाँ पर जो पतली सी परत है उसे हम लोग अंतरापृष्ठ या पृष्ठ कहते हैं। इसकी मोटाई 1-2 परमाणु तक होती है, और इसके जो अगर नैनोमीटर में इसकी बात करें तो इसकी जो मोटाई होगी, इसकी जो मोटाई मानी जा सकती है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। तो क्या हुआ, दो स्थूल माध्यमों को अलग करने वाली जो परत होती है, पतली सी परत होती है, उसे हम लोग अंतरापृष्ठ या पृष्ठ कहते हैं। तो इसको परिभाषा लिख देते हैं, दो स्थूल माध्यमों, जो जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण में कहा था हवा और पानी, दो स्थूल माध्यमों को अलग करने वाली पतली परत को अंतरापृष्ठ या पृष्ठ कहते हैं। इसकी मोटाई 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। इसकी मोटाई, मतलब पृष्ठ की मोटाई 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। तो इसकी मोटाई तुमको 1 नैनोमीटर से कहाँ होगी, 100 नैनोमीटर के बीच होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठ रसायन कहेंगे। इसको अंतरापृष्ठ या पृष्ठ कहते हैं। अब पृष्ठ के बाद तुमको आता है, पृष्ठ पर बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि पृष्ठ पर होता है तुमको पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा, तो ये सब भी तुम्हारा पृष्ठ पर ही जुड़ा। पृष्ठ पर जो तुम्हारा है अधिशोषण, उस पर तुमको जो है कुछ, जैसे कि इसी से चैप्टर में हम लोग अधिक पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृष्ठ पर बहुत सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं का भी होती है, जिसको में एक उत्प्रेरण का होता है। 30 अध्याय में हम लोग उत्प्रेरण, जिसमें कि किसी सतह के अधिशोषण के सिद्धांत में आता है वो भी, और उसके आधार पर इसमें हम लोग कोलाइड, विलयन, इमल्सन, जिसको पायस भी कहते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग इस अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे, तो जिसका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। तो पृष्ठ की जो मोटाई हो गई 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 मीटर, परमाणु के स्तर पर इसकी मोटाई मानी जाती है। 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻9 मीटर से 10⁻7 मीटर तक इसकी मोटाई मानी जा सकती है। तो जो क्या करता है, दो स्थूल माध्यम को जो अलग करता है, दैट इज कॉल्ड पृष्ठ कहलाएगा। दो स्थूल माध्यमों को जो सेपरेट करता है उसे हम लोग पृष्ठ या अंतरापृष्ठ कहते हैं। तो पृष्ठ की मोटाई हो गई तुमको 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। अब है इसके बाद तुमको जो कि आ गया, इसके बाद जो कि तुम्हारा है जो परत है तुम्हारा, अब जैसे कि इसके बाद एक पहला जो क्या आता है अधिशोषण। अधिशोषण इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एडजॉर्प्शन, SORPTION, एडसॉर्प्शन। तो ये होता है तुमको कि जब किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर कुछ अणु को हम लोग जमा करते हैं जो कि पृष्ठ पर ही रहे, उसके स्थूल में प्रवेश ना करे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जमा करने की जो प्रक्रिया होगी, उसे पृष्ठ पर जमा करने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर
अणुओं को जमा करने की प्रक्रिया, अमोनियों को जमा करने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण कहलाती है। यह जो प्रक्रिया है इसे हम लोग अधिशोषण कहेंगे। यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाएगी, जो कि कहाँ जमा करें हम लोग, जब पृष्ठ पर जमा करेंगे किसी अणु को, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी अधिशोषण। तो अधिशोषण में तुमको जो जमा होता है पृष्ठ पर, वह अणु जो पृष्ठ पर जमा होती है, उसे अधिशोष्य ब्रैकेट में एडजॉर्बेट तथा जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक ब्रैकेट में एडजॉर्बेंट कहते हैं। उसे अधिशोषक कहते हैं। जिसके पृष्ठ पर तुमको जमा होगा वह उसको अधिशोषक कहेंगे, और जो जमा होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से दो परिभाषा तो हमने देख लिया। अधिशोषण क्या हुआ, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जब हम किसी अणु को जमा करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। और जो अणु के हम लोग जमा करते हैं दैट इज कॉल्ड अधिशोष्य एडजॉर्बेट, और जिसके सतह पर अधिशोषण होता है उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। और इसमें जाहिर है कि ध्यान रहे कि स्थूल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्थूल का मतलब अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए अणु को, बल्कि उसके पृष्ठ पर ही जमा होना चाहिए, तभी कहलाएगा अधिशोषण। अगर वह स्थूल में भी प्रवेश करेंगे तो वो अवशोषण हो जाएगी, जिसकी चर्चा हम लोग इसके उदाहरण के बाद करेंगे। तो अभी पहले लिखते हैं अधिशोषण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण 1 नंबर में से देख सकते हैं, चारकोल O2 SO2 NH3 जैसे गैसों को अधिशोषित करती है और अधिशोषित कर लेगा तो उसका जो दाब है बर्तन में उसकी दाब घट जाएगी, अधिशोषित करती है। 1 नंबर उदाहरण हो गया। दूसरा तुम कह सकते हो मिथिलीन ब्लू को, इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू को जांतव चारकोल अधिशोषित कर उसके विलयन को रंगहीन कर देता है, उसके विलयन को रंगहीन कर देता है। नंबर 3, अपरिष्कृत शर्करा को के भूरा रंग को जांतव चारकोल अधिशोषित कर रंगहीन कर देता है,
रंगहीन कर देता है। जानतर चारकोल के जैसे कि जो भूरा रंग होता है जो गुड़ का, तो उसमें देखोगे उसको जबकि हम लोग देते हैं जो कि तो जो चीनी पूरा क्या होता है कलरलेस होता है, जानतर चारकोल से उसका शोषण हम लोग कर सकते हैं। सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल जल को अधिशोषित कर हवा को शुष्क कर देती है, हवा को शुष्क कर देता है। सिलिका जेल में ये प्रॉपर्टी होता है, गुण है उसका कि वह किसको अधिशोषित कर लेगा, जल को अधिशोषित कर सकता है। अब है अधिशोषण और अवशोषण। तो अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण और अवशोषण। तो अधिशोषण में पृष्ठ पर जमा होता है, जबकि अवशोषण में उसके स्थूल में भी प्रवेश कर जाता है। जो जहाँ तक की परिभाषा की बात हुई, अधिशोषण का हो गया तुमको, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि अणु कहाँ जमा होता है, सिर्फ पृष्ठ पर जमा होता है। जबकि अवशोषण में क्या होता है, पृष्ठ के साथ साथ उसके स्थूल में भी जब अणु चले जाएं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाएगी। अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर हुआ, अधिशोषण में सिर्फ पृष्ठ पर जमा होता है, जबकि अवशोषण में पृष्ठ के साथ साथ उसके जो अणु हैं बल्क में भी, स्थूल में भी प्रवेश कर जाएं, अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। और कुछ जगह पे ऐसा भी होता है जबकि अधिशोषण और अवशोषण में फर्क नहीं हो पाता, तो उसे हम लोग शोषण भी कहते हैं। अवशोषण, इसमें डी लिखते थे, ए बी एब्जॉर्प्शन। जब अणु पृष्ठ के साथ साथ स्थूल में भी प्रवेश कर जाते हैं, तो यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। उदाहरण, जब चौक को, खल्ली जिसको कहते हो, चौक को, जब चौक को रंग में डुबाया जाता है, रंग में डुबाया जाता है, तो रंग पृष्ठ के साथ साथ अंदर स्थूल में भी पहुंच जाता है, अतः यह प्रक्रिया अवशोषण की है, यह प्रक्रिया अवशोषण है। अगर पृष्ठ पर सिर्फ रहेगा तो अधिशोषण, और जब अंदर ही पहुंच गया तो अवशोषण। और कुछ जगह पे होता है कि जब पृष्ठ पर ज़्यादा सांद्रण हो, अंदर थोड़ा बहुत सांद्रण है, तो उस स्थिति में हम लोग शोषण कहते हैं। जब पृष्ठ पर तो दोनों की में विभेद करना, कुछ अणु बहुत कम, कुछ अणु क्या हो जाए अंदर भी चले गए और अधिकांश अणु कहाँ पृष्ठ पर हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शोषण कहलाती है। तो शोषण में क्या हो गई, शोषण में इसको लिख सकते हैं, शोषण मतलब सॉर्प्शन, शोषण सॉर्प्शन। जब अधिकांश अणु पृष्ठ पर रहते हैं, किंतु कुछ अणु स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ अणु स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं, तो यह प्रक्रिया शोषण कहलाती है, तो यह प्रक्रिया
शोषण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया शोषण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया तुमको शोषण कहलाएगी जब दोनों में मतलब कि सांद्रण जो है तुमको पृष्ठ पर अधिक रहे और बल्क में जो स्थूल में कम रहेगा तो वह अब शोषण कहलाएगा। तो ये होगा तुमको अधिशोषण के कुछ प्रकार, अधिशोषण और अवशोषण में कुछ अंतर हो गया, शोषण अवशोषण इन सबों में हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अब शोषण के बजाय अधिशोषण पर हम लोग अब पढ़ेंगे। मेनली हम लोग का पढ़ना था अधिशोषण। तो अधिशोषण के कुछ जो है तुमको क्या, अधिशोषण जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। अधिशोषण जो होता है पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उस पर लगने वाला जो बल होता है वह शून्य नहीं हो पाता है। पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उस पर, जैसे कि जब अगर जो स्थूल में जो अणु हैं, जैसे कि इसको समझें कि अगर पृष्ठ पर तुमको जैसे कि जो अगर पानी है मान लेते हैं, यहाँ पर पानी का तुमको बर्तन में रख दिया, यहाँ पर पानी है, तो जो अणु की पानी के अंदर है, बल्क में है, तो इस पर क्या होता है, अगर मान लो ये अणु है तो इसको जो बगल वाला अणु है कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, हर दिशा से खींचेगा और तब इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। सब तरफ से खींचने के कारण इस पर जो परिणामी बल लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इसका परिणामी बल शून्य हो गया। अब जो कि यहाँ पर जो कि है, जो अणु की कहाँ रहेगा, जो अणु की यहाँ पर है, ऊपर है, इसमें क्या होगा, इसके अणु ये ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे और इधर की तरफ कम अणु खींचता है, इधर कम है, मतलब कि इधर आकर्षण कम होगा, कम आकर्षण, और इधर आकर्षण क्या है, अगर ज़्यादा है, ज़्यादा अधिक आकर्षण होगा, अधिक अंतराणुविक बल मतलब कि तुम्हारा मजबूत है इसका। तो इस स्थिति में जो कि पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उसमें आकर्षण, उस पर जो है एक नीचे की ओर एक बल कार्य करते रहता है और यही बल मुख्यतः अधिशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो अधिशोषण की क्रियाविधि अगर लिखें, अधिशोषण की क्रियाविधि, अधिशोषण की क्रियाविधि, पृष्ठ पर उपस्थित अणु में परिणामी बल शून्य नहीं रहता है, जिससे कि वह अपने पृष्ठ पर अणुओं को अधिशोषित कर पृष्ठ ऊर्जा में कमी करता है। इसलिए अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात डेल्टा H बराबर निगेटिव। इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर ऋणात्मक होता है इसका, क्योंकि इसमें जो है तुमको पृष्ठ ऊर्जा में कमी होगी तो डेल्टा H ऋणात्मक होता है। और जब गैस के अणु
गैस के अणु ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो उसके बिखरावपन में कमी होती है, उसके बिखरावपन में कमी होती है, अर्थात उसका एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस ऋणात्मक होता है। डेल्टा एस ऋणात्मक होता है। तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, डेल्टा जी माइनस टी डेल एस, जहाँ टी हो गया ताप जो कि धनात्मक होता है। अगर डेल्टा एस धनात्मक है तो डेल्टा जी, कोई भी प्रक्रिया में अगर डेल्टा जी ऋणात्मक है तभी स्वतः प्रवर्तित होती है। प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए डेल्टा जी लेस देन 0। तो डेल्टा एच तुमको ऋणात्मक है और ये तुमको ऋणात्मक है। डेल्टा एस क्या है तुमको, यहाँ डेल्टा एस क्या होगा तुमको, ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एस तुमको ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, टी डेल्टा टी पॉजिटिव ही हो गया, तो टी डेल्टा एस क्या हो गया, धनात्मक हो गया। धनात्मक में जब यह तभी संभव है जब डेल्टा एच काफ़ी ऋणात्मक हो, चूँकि ये धनात्मक हो जाता है। यह तभी संभव है जब डेल्टा एच काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक हो, डेल्टा एच लेस देन 0, तभी यह तुमको क्या होगा, यह प्रक्रिया हो पाएगी। चूँकि जबकि तुमको बिखरावपन घटता, जब गैस का अणु जबकि ठोस की सतह पर अधिशोषित होगा तो उसका बिखरावपन घटता है। बिखरावपन घटने का मतलब इंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक हो गया। टी धनात्मक है तो डेल्टा एस ऋणात्मक और ये को माइनस लगा हुआ है तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया, मतलब माइनस टी डेल्टा एस धनात्मक हो गया। तो किसी प्रतिक्रिया अगर डेल्टा जी को ऋणात्मक है, डेल्टा एच को बहुत अधिक ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक उष्माक्षेपी होना चाहिए प्रतिक्रिया, तभी यह अस्थायी हो पाएगा। डेल्टा एच का मान काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक होना चाहिए, तभी यह जो तुमको अधिशोषण की प्रक्रिया है अधिक संपन्न हो पाती है। और जाहिर है कि ये तो हमेशा डेल्टा एच उष्माक्षेपी होता ही है, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा में कमी होती है। तो ये इसके मैकेनिज्म है जिसके कारण आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको समझाया जा सकता है अधिशोषण की प्रक्रिया को। और अधिशोषण क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो बल है वह शून्य नहीं हो पाता है, तो वह अणु को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि उसकी पृष्ठ ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है और वस्तु उसके चिपकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब उसकी पृष्ठ भर जाएगी तो धीरे धीरे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, डेल्टा जी बराबर शून्य हो जाएगा, तो यह अधिशोषण की प्रक्रिया धीरे धीरे रुक जाएगी। जब अधिशोषण की प्रक्रिया डेल्टा जी जब तक ऋणात्मक है तभी तक अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, और जब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, ये समाप्त हो जाएगी। तो ये तुम्हारा हो गया तुमको अधिशोषण और इसकी क्रियाविधि हो गई। अब है तुमको अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया तुमको भौतिक अधिशोषण, जब किसी अधिशोषण के जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर जो चिपकता है तो वह अगर बहुत ही सिर्फ जो है वैन वाल आकर्षण के कारण चिपक जाए तो वह प्रक्रिया क्या होगी, कमजोर होती है। यह तुमको क्या हो गई, यह उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। भौतिक अधिशोषण किसी वस्तु के पृष्ठ, हर वस्तु के पृष्ठ पर हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया जब होगी तो वह कहलाएगी रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण ज़्यादा मजबूत होता है। तो अधिशोषण के भी 2 प्रकार बांटे गए, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना तक ही पढ़ते हैं, और जो भी स्टूडेंट को तुमको जो पिछले लेक्चर वगैरह में जितने भी क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर्स में रहे, 1 से लेकर के तुमको 1 नंबर अध्याय हो ठोस, जो कि तुम्हारा था ठोस का जो संरचना वगैरह था, दूसरा में तुमने विलयन के बारे में पढ़ा, तीसरा में तुमको था विद्युत रसायन,
चौथा में तुमने रासायनिक बलगतिकी पढ़ी तो पढ़ा, तो इसमें तुमको क्या होगा, इस समय जितने भी न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हैं और कुछ कंसेप्ट भी बहुत हैं, तो जो तुमको जिस भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रहा हो केमिस्ट्री में या तुमको फिजिक्स में या मैथ में, तुम हमसे राज ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो और अपना तुम हमसे पर्सनली भी हमसे संपर्क लेकर के टाइम ले सकते हो और तुमको जो भी जहाँ दिक्कत हो रही है तुम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। इस लेक्चर को यहाँ पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग इस लेक्चर को फिर अगले लेक्चर में हम लोग बहुत राज्य शोषण के प्रकार पढ़ेंगे।